कोई भी बॉन्ड जो होता है वो प्योरली आयनिक नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, यानी कि आयनिक बंध में कौन से गुण आ जाते हैं? सहसंयोजक गुण। तो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट प्रॉपर्टीज किन किन बातों पे डिपेंड करती है? कब कोवलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, कब कोवलेंट प्रॉपर्टी कम होती है, इन सबको बताने के लिए कौन सा रूल है हमारे पास? फेजांस रूल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं फायान का नियम। कौन सा नियम? फायान का नियम। तो पहली बात तो ये समझो कि फेजांस रूल बताता क्या है ना, इसको माइंड में फीड कर लो। फेजांस रूल बताता है कि आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होंगे, किसमें कम होंगे। क्या बताता है? आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण। तो फेजांस रूल क्या बताने के लिए है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, बोलो, कोवलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड्स। ये क्या कहता है, सुनना मेरी बात को। ये बोलता है कि जब कोई कैटायन और एनायन मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कैटायन और एनायन मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां दो चीजें होती है। ये कैटायन है और ये एनायन है ना। कैटायन क्या करता है कि जो एनायन है, ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों तरफ, है ना। तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। एनायन का जो शेप है वो एक्चुअल में कैसा होता है? राउंड होता है। कैसा होता है बेटा? राउंड शेप होता है ना। कैटायन क्या करता है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। तो उसके कारण क्या होता है? कुछ ऐसी बात हो जाती है कि ये कैटायन है और एनायन जो है ये कुछ इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा इधर आ जाते हैं, है ना। तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसका शेप जो चेंज हुआ है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। पोलराइज कौन होता है? एनायन। और पोलराइज कौन करता है? कैटायन। धनायन ध्रुवित करता है और ऋणायन ध्रुवित होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड में उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे, है ना। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड में क्या आ जाएंगे बेटा? कोवलेंट कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो कोवलेंट कैरेक्टर कितने आएंगे, दो बातों पर डिपेंड करता है। एक, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन। कैटायन कितना पोलराइज कर सकता है और एनायन कितना पोलराइज हो सकता है। कैटायन कितना पोलराइज कर सकता है और एनायन कितना पोलराइज हो सकता है। पोलराइज कौन करेगा? कैटायन। पोलराइज कौन होगा? एनायन। तो कैटायन कितना पोलराइज कर सकता है और एनायन कितना पोलराइज हो सकता है। इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कितने आएंगे। समझ गए बात को? तो इसके लिए दो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, एक कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एक एनायन की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन। ये दो बातों पर डिपेंड करता है। किन पे डिपेंड करता है? सबसे पहले हम बात करें कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सुनते जाना मेरी बात को। सबसे पहला ये डिपेंड करता है
साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में जब क्वेश्चंस बनेंगे ना तो क्वेश्चंस एक तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बन जाते हैं डायरेक्टली, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, या फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन है, कम सॉल्युबल कौन है। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स, कल हमने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड्स हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो आयनिक प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होंगी वो वाटर में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, और आयनिक प्रॉपर्टी जितनी कम होंगी और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो वाटर में उतना लेस सॉल्युबल होगा। तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, सुनना बच्चे बड़े कंफ्यूज हुआ था इसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा आएंगे किसके अकॉर्डिंग, फैजान्स रूल के अकॉर्डिंग, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, है ना, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर सहसंयोजक गुण आने का मतलब है आयनिक कैरेक्टर्स कम होना, और आयनिक कैरेक्टर्स अगर कम हो गए हैं तो दो चीजें बढ़ेंगी, है ना, दो चीजें कम हो जाएंगी, क्या क्या, एक तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ कैटायन जो होता है, ये कैटायन है, ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। एक्चुअल में कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच रहा होगा, उसका न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जितना पास में होगा उतना बढ़िया खींचेगा। न्यूक्लियस पास में किसका होगा, छोटे साइज के कैटायन का या बड़े साइज के कैटायन का, छोटे साइज के कैटायन का। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, यानी कि साइज ऑफ कैटायन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के। समझ में आ रही बात, जितना छोटा कैटायन उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। मतलब अगर आपसे पूछें Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस, इन चारों आयन में पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसकी है, Li प्लस की, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो साइज छोटा किसका होगा, लिथियम आयन का। तो लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी किससे, सोडियम आयन से, सोडियम आयन की ज्यादा होगी किससे, पोटेशियम आयन से, पोटेशियम आयन की ज्यादा होगी किससे, रुबिडियम आयन से, और इसकी ज्यादा होगी किससे, सीजियम आयन से। यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन लेके आएगा, लिथियम, और कोवेलेंट कैरेक्टर, इसी में कंफ्यूज मत हो ना, अभी भी बोल रहा हूं, जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, जो जितना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा लाएगा, यानी उसमें आयनिक कैरेक्टर उतने कम होंगे, आयनिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसमें होंगे, Li प्लस में। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे, Li प्लस में। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होंगे, Cs प्लस में। कंफ्यूज मत हो, मैंने क्या बोला कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होंगे, है ना। तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम आयन का। तो लिथियम आयन में पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होंगे। सीजियम आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होंगे, इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। मतलब आपसे पूछे कि LiCl और CHCl, LiCl और CHCl, लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, LiCl। LiCl और CHCl दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन है, CHCl। समझ रहे हो बात को। तो पहली बात आती है साइज ऑफ कैटायन की, कि कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी कम होगी।
कैटायन के साथ जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ज्यादा होना होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा आता है चार्ज ऑन कैटायन। अब हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता है साइज उतना, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाता है साइज उतना छोटा होता जाता है ना, कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा, साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, है ना। यानी कि चार्ज ऑन कैटायन जो है ये पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज है कैटायन पे उसका साइज उतना छोटा है, और साइज जितना छोटा है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा है। मतलब अगर आपसे बोले कि बताओ Fe+2 और Fe+3 में से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? Fe+3। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ Na+ Ca+2 और Al+3, इनमें से सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? Al+3 की, Al+3 की, है ना। इसमें Na+ से कंपेयर मत करो उसको, K+ से करो, है ना, और इसको Ga+3 से करो, है ना, एक ही पीरियड के। सो हमारी बात तो ये पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि KCl और CaCl2, KCl और CaCl2 दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है? CaCl2, क्योंकि KCl में पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1। CaCl2 में कैल्शियम पे कितना चार्ज है? +2। और हमने क्या बोला कि चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होगा। तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे? CaCl2 में। समझ गए बात को? तो पहला है साइज ऑफ कैटायन, दूसरा है चार्ज ऑन कैटायन, तीसरा जो आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और इस पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस क्या होता है? जिनके वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड होते हैं। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जहां पर मेटल को ऐसा लगता है कि वो भी नोबल गैस बन चुकी है, वो भी अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, भले उस इलेक्ट्रॉन से उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे शेल पूरी तरह भरे हुए हैं, उसको लगता है, होती नहीं है। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np6 Nd10, NS2 Np6 Nd10। तो किसी मेटल के अंदर अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, S पूरा भरा हुआ है, P पूरा भरा हुआ है, D भी पूरा भरा हुआ है, तो इसको क्या लगता है कि मैं स्टेबल हूं। तो जो स्टेबल होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा क्या? उसमें कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे आर एक्सेप्शनली मोस्ट कोवेलेंट। उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? जिनका कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किन किन का होता है? अगर हम बात करें जैसे
Zn+2। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d10 4s2 हो गया ना 30। 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30। Zn+2 की बात चल रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसमें। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कहां से दिए? 4s से। अब क्या बचा इसके पास? कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? ns2 np6 nd10 ns2 np6 nd10। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ऐसा हो जाता है कि अब तुम स्टेबल हो गया हो, है ना। तो इसमें आयनिक करैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और कौन से करैक्टर आ जाते हैं? कोवलेंट करैक्टर आ जाते हैं। तो जिनका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है Zn+2, इसी ग्रुप का आगे कैडमियम+2 Hg+2, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, है ना। उसी तरह इसके पहले वाले ग्रुप में देखो Cu+ कॉपर सिल्वर गोल्ड। Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, है ना। एक्सेप्शन वाला केस में आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ जाता है। अब Cu+ की अगर बात हो रही है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, यहां से क्या हो गया? 0। अब क्या बचा इसके पास? s2p6d10, है ना, s2p6d10। तो ये भी क्या हो जाएगा? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने का मतलब है कि इसमें कोवलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होंगे। तो आपको कहीं भी Zn+2 दिख जाए, आपको कहीं भी Cd+2 दिख जाए, Hg+2 दिख जाए, है ना, या फिर बोलो Cu+ दिख जाए, Ag+ दिख जाए, Au+ दिख जाए, तो ये कौन से एलिमेंट हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है? तो आप बोल देंगे कि भाई इनमें कोवलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होंगे, है ना। अगर आपसे पूछे ZnCl2 और FeCl2, ZnCl2 और FeCl2, बोलो ज्यादा कोवलेंट कौन है? ZnCl2। सोचना ही नहीं, क्योंकि ZnCl2 में Zn पे कौन सा चार्ज आता है? +2। कौन सा जाता है? +2। तो Zn+2 सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। आपको वहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लो कौन कौन होते हैं। कौन कौन होते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। जिंक, कैडमियम, मरकरी पे कितना चार्ज होना चाहिए? +2। और सिल्वर, गोल्ड और कॉपर पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? +1। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिसका भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कोवलेंट करैक्टर एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होंगे। आपको वहां ना तो चार्ज देखना है, ना वहां पर आपको साइज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है ना। आपको आंख बंद करके बोल देना है कि इसका जो होगा कोवलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होगा। आपस में अगर आ जाते हैं फिर तो आप ग्रुप देखोगे ना, है ना। समझ लो, जैसे मान लो ये बोल दिया कि ZnO और CdO और HgO कोवलेंट करैक्टर किस में ज्यादा होंगे? तो Zn, कैडमियम और मरकरी तीनों ही क्या रखते हैं? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहां पर तीनों का ही सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? साइज वाला, है ना। साइज किसका ज्यादा है? Hg होगा, तो इसमें कोवलेंट करैक्टर कम होंगे। साइज किसका छोटा है? Zn का, तो इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे। समझ गए? क्लियर है बात, है ना। तो ये है हमारे साइज ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की बात, कि कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। साइज क्या होना चाहिए? छोटा। चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। और कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ आई बात? नहीं? चलिए
इसके बाद आते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस किस पे डिपेंड की? 3 बातों पे। और एनायन कितना पोलराइज होगा वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। किन किन बातों पे? एक, पहला साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि छोटे साइज का एनायन कैटायन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि बड़े साइज का एनायन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? बड़े साइज का, है ना। तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होने का मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे, है ना। यानी एनायन के टर्म्स में क्या आता है कि साइज ऑफ एनायन जो होता है ये पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर या सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? I माइनस का। किसका होगा? I माइनस का। यानी कि I माइनस में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, है ना। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि NaF, NaCl, NaBr, NaI, इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? तो NaI में I का साइज सबसे बड़ा है। आपको दिख रहा है कि कैटायन तो सब में कॉमन है, तो कैटायन के बेस पे तो बात ही नहीं होगी। बात किसके बेस पे होगी? एनायन के बेस पे। तो एनायन यहाँ पे है F, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है I। तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ NaF, NaCl, NaBr और NaI में से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? NaF की। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होंगे? NaF में, है ना। सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है? NaI में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। अगर मैं पूछूं कि NaF, NaCl, NaBr और NaI में से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? NaF। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अगर मैं पूछूं NaF, NaCl, NaBr और NaI में से मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? NaI का होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि AgF, AgCl, AgBr और AgI इनमें से प्रिसिपिटेट सबसे जल्दी किसका बनेगा? AgI का। अब शेप किसका जल्दी बनेगा? प्रिसिपिटेट किसका बनता है? जो सॉल्युबल नहीं होता है। आप क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया। अब ये नहीं बोला कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्या बोला कि किसका अवक्षेपण जल्दी होगा, किसका पीपीटी जल्दी बनेगा, किसका प्रिसिपिटेट जल्दी बनेगा। प्रिसिपिटेट क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। नीचे कौन बैठेगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी कम किसकी होगी? जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, है ना। तो पीपीटी किसका बनेगा? AgI का। जब आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी है तो आप देखोगे कि आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। जब आपसे प्रिसिपिटेट पूछा है तो आप देखोगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। तो आपने कई जगह पढ़ा हुआ है AgI का येलो पीपीटी बन जाता है। AgI का येलो पीपीटी। अच्छा, कलर का भी ध्यान रखना, कलर का भी ध्यान रखना। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उसके प्रिसिपिटेट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसके प्रिसिपिटेट के कलर की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना गाढ़ा कलर आएगा,
जैसे एजीएफ है, एजीएफ पीपीटी नहीं बनाता, कलरलेस होता है ये। एजीसीएल व्हाइट पीपीटी बनाता है, कैसा बनाता है? व्हाइट पीपीटी। एजीबीआर लाइट येलो पीपीटी बनाता है, लाइट येलो। और एजीआई डार्क येलो पीपीटी बनाता है। तो जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे उस प्रिसिपिटेट के कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, डार्क होता जाएगा। कलर कैसा होता जाएगा? डार्क। समझ रहे हो कहां से कहां शिफ्ट हुआ? कलरलेस। एजीएफ कैसा होता है? कलरलेस। एडीसीएल कैसा होता है? व्हाइट। एजीबीआर कैसा होता है? लाइट येलो। एजीआई कैसा होता है? डार्क येलो। तो प्रिसिपिटेट किसका जल्दी बनेगा ये भी हम बता सकते हैं। प्रिसिपिटेट का कलर डार्क किसका होगा ये भी हम बता सकते हैं, है ना। जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम, सॉल्युबिलिटी जितनी कम प्रिसिपिटेट उतना जल्दी बनेगा और उसका प्रिसिपिटेट का कलर उतना ज्यादा डार्क होगा। समझ गए बात को? साइज ऑफ एनायन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेकंड आता है चार्ज ऑन एनायन। सेकंड क्या आता है बेटा? चार्ज ऑन एनायन। अब हमने क्या पढ़ा था कि एनायन पे चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका साइज बड़ा होता जाता है। साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, अभी हमने पढ़ा, है ना। तो चार्ज ऑन एनायन जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एनायन के पोलराइजेशन के, एनायन के पोलराइजेशन के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सॉल्युबिलिटी जितनी कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना कम होगा, उसका प्रिसिपिटेट उतना जल्दी बनेगा और उसके प्रिसिपिटेट के कलर की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए बात को? यानी अगर आपसे पूछें कि बताओ तो बता देना क्या कि I माइनस SO4 माइनस 2 PO4 माइनस 3, I माइनस SO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3, इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन प्रोड्यूस करेगा? PO4 माइनस 3, है ना। क्यों? क्योंकि चार्ज सबसे ज्यादा है। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। कैटायन का चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, एनायन का चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। साइज का कॉन्सेप्ट उल्टा है। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ का कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे आपसे पूछ लेंगे बताओ कि NaI Na2SO4 और Na3PO4, है ना, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? Na3PO4। क्योंकि यहां पर देखो कैटायन तो सब में सेम है, यहां भी सोडियम है, यहां भी सोडियम है, यहां भी सोडियम है। एनायन देखो तो यहां पर I माइनस है, यहां पर SO4 माइनस 2, यहां पर PO4 माइनस 3 है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये है फैजान्स रूल। अब इसमें क्या है, जैसे कि आपसे पूछ लिया MgCl2 AlCl3, ये तो साथ करा दिया था ना मैंने, तो इन दोनों का बता दो। MgCl2 और AlCl3 में से फटाफट बोलना, MgCl2 और AlCl3 में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? MgCl2। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे। कम किसमें होंगे? जिसमें चार्ज कम होगा, है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। MgCl2 और AlCl3 में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? MgCl2।
किसकी होगी? MgCl। समझ गए बात? तो यह है फेजांस रूल। तो फेजांस रूल ने क्या बताया हमें? फेजांस रूल ने हमें बताया आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे, कब कम होंगे। इसमें टोटल 5 बातें अपने को ध्यान रखनी है। साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज ऑन एनायन एंड साइज ऑफ एनायन। कैटायन होना चाहिए छोटा, एनायन होना चाहिए बड़ा, चार्ज दोनों पे ही ज्यादा होना चाहिए, और मेटल्स का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हो गया तो एक्सेप्शनली वो सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा। क्लियर बात? ठीक है, तो ये है फेजांस रूल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स। फटाफट कॉपी करो उसको पहले। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर यानी कि फेजांस रूल। इसके बाद में आता है कोवलेंट बॉन्ड, जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो फटाफट इसको देख लेंगे। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड कैसे डिफाइन करते हैं? द बॉन्ड formed by sharing of electrons। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सारे जानते हैं, है ना? सिंपल सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन लेकर के सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं, है ना? एक तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, जानते हैं सब। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ये भी क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे बीच में शेयर्ड भी है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? 8, इसके भी आ जाएंगे 8। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ कितने? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल क्या है इसका? O2 में क्या होता है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो दोनों 2 की शेयरिंग करेंगे, है ना? तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिखते हैं O डबल बॉन्ड O। तीसरा आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए N2, है ना? N2 में क्या होता है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे? ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इसके 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। लिखेंगे क्या? N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, बहुत आसान है। अब ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया, है ना?
अब एक्चुअल में जो ये जो स्ट्रक्चर्स इनको हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं बेटा? लुईस स्ट्रक्चर्स। तो लुईस ने इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए थे, क्योंकि ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं उनकी लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाती हैं। कई बार आपको क्या 3 स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इनमें से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है। 3 स्ट्रक्चर दे देंगे या 4 स्ट्रक्चर दे देंगे, चारों ही सही होंगी, लेकिन पूछ लेंगे कि इनमें से मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर कौन सी है। चारों ही सही होंगी, लेकिन पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्ट्रक्चर कौन सी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? आपको सीखना पड़ेगा क्या? मॉलिक्यूल्स की लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना। मॉलिक्यूल्स की लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। क्या करना है आपको? पहले आपको एटम्स को अरेंज करना है। एक एटम को सेंटर में रखना है और बाकी को कॉर्नर्स पर रखना है। सुनते जाना अच्छे से। एक को सेंटर पर रखना है, बाकी को कॉर्नर्स पर रखना है। सेंटर पे आप कौन से एलिमेंट को रखोगे? तो सेंटर पे वो एलिमेंट आता है, एलिमेंट एट सेंटर। कौन सा आता है बेटा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, या फिर जिसका नंबर कम हो। जिसका नंबर कम हो, जैसे CH4, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है, तो कार्बन को बीच में रखो, है ना। जैसे ClF3, तो ClF3 में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है और क्लोरीन नंबर में भी कम है, तो उसको बीच में रखोगे। जैसे NO3- नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, तो कहां आएगा? बीच में आएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी बीच में नहीं आते हैं, है ना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनके अलावा कोई भी आ सकता है। इनके अलावा जो भी आएगा सेंट्रल एटम, तो उसका जरूरी नहीं है कि वो ऑक्टेट को फॉलो करे, है ना। सेंट्रल एटम can occupy more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम जो है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कम से कम 8 होने चाहिए, 8 से कम नहीं हो सकते, 8 से कम नहीं हो सकते। और कॉर्नर वाले का ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी होता है। कॉर्नर एटम्स must have 8 electrons, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ, डुप्लेट कंप्लीट करना होता है उसका। बाकी इसके अलावा कोई एटम होगा तो उसका हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? डुप्लेट। ठीक है। सेंट्रल एटम, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल एटम हमेशा चाहता है कि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखाए, कि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करे। मैक्सिमम कोवैलेंसी किसकी कितनी होती है? जैसे ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होती है, सल्फर की कोवैलेंसी 4 या 6 होती है,
क्या तो 4 या 6। फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 होती है ना, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो कर सकता है, कितने बेटा 4, है ना। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड केवल 4 ही बना सकता है मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी होती है, ठीक है। कार्बन की कोवेलेंसी 4 होती है, समझ रहे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। अगर किसी भी रेडिकल पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है ये मस्ट बी ऑन कॉर्नर एटम्स। नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए बेटा, कॉर्नर एटम्स पे। एंड पॉजिटिव चार्ज ये कहां होना चाहिए, ऑन सेंट्रल एटम। अब आपको करना क्या है, सुनते जाना बात को। जैसा आपको बोला कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट CO3-2। आपको क्या करना है कि जितने भी इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसको जोड़ करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 3 जा 18, और 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24। सेंटर में कौन जाएगा, कार्बन, और 3 क्या लगा देना इसके चारों तरफ, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुनना मेरी बात को। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना लो सबका, और कॉर्डन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ना बेटा सबके बीच में, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो बनेगा, बिना बॉन्ड के थोड़ी कोई हवा में रहेगा। सिंगल बॉन्ड तो बनना ही बनना है। अब सिंगल बॉन्ड बन गया, अब हर ऑक्सीजन का जो कॉर्नर एटम्स है ना, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करो। क्या करो, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गिरो कितने हो गए, 7 इसके पास है, 7 7 7 21 22 23 24। कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 24। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन सेंटर वाले का तो हुआ ही नहीं। तो हमने बोला था कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात और बोली थी कि उसके पास कम से कम 8 होने चाहिए, 8 से ज्यादा हो सकते हैं, 8 से कम नहीं हो सकते। तो अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी एक लोन पेयर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। किसी एक लोन पेयर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। अब इससे कहानी भी होगी, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी थी, 4। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। इसमें फॉर्मल चार्ज भी निकालना आना चाहिए आपको। देखो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल आवेश। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ना। वैसे तो इसका फॉर्मूला दे रखा है बुक में, फॉर्मूले से मत निकालो, डायरेक्ट करो आप। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -1। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 7 -1। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। होने भी कितने चाहिए, 6 0। कार्बन पे कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। कार्बन के पास होते कितने हैं, 4 0। तो इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, -2। आगे समझ बात। अब जैसे मैं बनाऊं सल्फेट का, SO4-2, सल्फर 6, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 6 4 जा
24, ऑक्सीजन का 2, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 42, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 42। क्या करोगे, बीच में कौन आएगा, सल्फर, और चारों तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नर एटम सिंगल बॉन्ड बनाना है पहले, फिर सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए सबके। सल्फर का देखो, सल्फर के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो स्ट्रक्चर सही है बिल्कुल, लेकिन एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मैंने एक बात क्या बोली थी, सेंट्रल एटम ऑलवेज टेंड्स टू शो मैक्सिमम कोवैलेंसी। सेंट्रल एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि वो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करे। अब सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 6। अब तो 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 6। तो क्या होगा, यहां से एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, लोन पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, यहां से एक लोन पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब देखो सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। जो पहले वाली स्ट्रक्चर थी वो भी सही थी, इलेक्ट्रॉन भी बराबर थे सब में, है ना, लेकिन दैट वाज नॉट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जिसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर रहा हो। समझ गए बात को, क्लियर है। फॉर्मल चार्ज बोलो इस ऑक्सीजन पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास, 1 2 3 4 5 6 0। इसमें कितने हैं, 7। एक बॉन्ड बनाया ना, मतलब 7 है, -1 इस पे, -1 इस पे, 0। सल्फर के पास कोई है क्या, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 0, कितना चार्ज हो गया, -2। बात समझ आएगी, है ना। इस तरह से क्या बनाता है बेटा, लुईस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर कर लिए हैं, एक तो फैजान्स रूल और दूसरा लुईस स्ट्रक्चर्स।